हेलो एवरीवन, वेलकम टू एड्यूटैप। माय नेम इज़ मेघा और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि अगर आप सीआईबी दिसंबर 2026 को टारगेट कर रहे हैं बट आप एक बिगिनर हैं तो आपका क्या रोड मैप होना चाहिए ताकि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में इस एग्जाम को क्रैक कर सकें। सो एग्जाम का पैटर्न समझेंगे, सिलेबस समझेंगे, किस सब्जेक्ट को पहले पढ़ना है, इलेक्टिव कैसे चूज करना है, कितना टाइम लगेगा, रिसोर्सेज कौन से यूज करने हैं, कंपलसरी सब्जेक्ट कैसे चूज करना है, प्रिपेयर करना है, इलेक्टिव कैसे चूज करना है, और फर्स्ट अटेम्प्ट एस्पिरेंट का स्टडी प्लान क्या होना चाहिए, पीवाईक्यूज मॉक टेस्ट कैसे यूज करने हैं और क्या चीज़ों को अवॉइड करना है, इसके बारे में हम अच्छे से बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको एक छोटी सी चीज़ करनी है। किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है ना, तो पहले उसका पैटर्न समझोगे, पेपर आ कैसा रहा है। तो उसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ना आपको ई बुक्स का लिंक मिलेगा, उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आप इस विंडो पे पहुंचेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अपने क्रेडेंशियल्स फिल करके आपको ये ई बुक्स डाउनलोड करनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट मिलेगी, प्रैक्टिस के लिए एमसीक्यूज मिलेंगे, प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे 2024, 25 और 26 के। तो एग्जाम की रिक्वायरमेंट आप समझ पाएंगे, फिर उस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन को आप अलाइन कर लीजिएगा। ठीक है, तो अभी एग्जाम पैटर्न की बात करें ना, तो 4 आपके कंपलसरी पेपर हैं, एक इलेक्टिव पेपर है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। हर पेपर 100 नंबर का होता है, 100 उसमें क्वेश्चन रहते हैं। 2 घंटे में आपको पेपर सॉल्व करना है। पेपर जब फिल करते हो, रजिस्ट्रेशन जब भरते हो, तो हिंदी इंग्लिश में से आपको कोई लैंग्वेज चूज करनी है। पेपर ऑनलाइन होगा, एमसीक्यूज पूछे जाएंगे और कुछ कुछ न्यूमेरिकल भी होते हैं। और कैब में ना कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जहाँ पे आपको आंसर टाइप करना रहता है। एमसीक्यूज तो है ही है, लेकिन कुछ 8-10 क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं जहाँ पे आपको आंसर टाइप करना है। ठीक है, और पासिंग क्राइटेरिया क्या रहता है कि अगर तो आप सिंगल अटेम्प्ट में एक साथ सारे पेपर देते हो और आपके हर सब्जेक्ट में मिनिमम आप 45 स्कोर करते हो, एग्रीगेट आपका 50% बनता है, तो आप एग्जाम क्वालिफाइड आपका माना जाता है। लेकिन अगर आप मान लो कोई बोलता है कि 2 पेपर अभी दूंगा, 3 बाद में दूंगा, तो फिर उसको हर सब्जेक्ट में 50 जो है स्कोर करना पड़ेगा। ठीक है, अब 45 वाले क्राइटेरिया में अगर तो मेरे हर सब्जेक्ट में मिनिमम 45 आ गए, ओवरऑल 50 आ गए, तो ठीक है। लेकिन अगर एक भी सब्जेक्ट में 45 से मैं नीचे चली जाती हूँ, तो फिर मेरे वही वाले सब्जेक्ट्स पास माने जाएंगे जिसमें मेरे 50 या अबव आए हैं। तो आप ना 50 का ही टारगेट लेके चलो। और आपके पास ना 5 अटेम्प्ट्स होते हैं 3 साल के अंदर अंदर, जिसमें आपको सारे पेपर क्वालिफाई करने हैं, नहीं तो फिर सारे पेपर दोबारा देने पड़ेंगे। अब एक तो पास होना होता है, एक होता है क्लास ऑफ पास क्राइटेरिया। अगर आपका फर्स्ट फिजिकल अटेम्प्ट है, आपने सारे पेपर पास कर लिए और आपका एग्रीगेट 60% या उससे ज़्यादा बना है, तो आप फर्स्ट क्लास पास माने जाते हो। अगर आपका हर सब्जेक्ट में मिनिमम 60% स्कोर है, एग्रीगेट आपका 70% या ज़्यादा बना है, तो आपको फर्स्ट क्लास विद डिस्टिंक्शन माना जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे ना पासिंग क्राइटेरिया में मैं आपको एक एग्जाम्पल भी दे देती हूँ। मान लो मेरे एबीएम में आए 45, बीएफएम में आए 48, बीआरबीएल में आ गए मेरे 60, और फिर मेरे इलेक्टिव सब्जेक्ट में आ गए 75, और मेरे एबीएफएम में आ गए 60। तो मेरे हर सब्जेक्ट में मिनिमम 45 है, ओवरऑल मेरा एग्रीगेट 50% बन रहा है, मेरा कैप क्वालिफाई हो गया। लेकिन अगर यहाँ पे 45 की जगह 44 हो जाते, तो मेरे सिर्फ ये 3 पेपर क्वालिफाइड होंगे, क्योंकि इनमें मेरे 50 एंड अबव हैं। ये मुझे दोबारा देने पड़ेंगे जो 50 से नीचे वाले हैं। ठीक है, चलिए। अब इस बार जो पेपर होगा ना दिसंबर में, उसका रजिस्ट्रेशन 1 सितंबर से स्टार्ट होगा, 21 सितंबर तक चलेगा, और एग्जाम है 6 दिसंबर से लेके 27 दिसंबर तक। 5 पेपर आपको क्वालिफाई करने हैं। ठीक है, जैप के रजिस्ट्रेशन डिले हुए हैं, बट आई डोंट थिंक वो डिले होगा आगे। कैप का रजिस्ट्रेशन भी, बट यू नेवर नो, इट माइट गेट डिलेड, यू नेवर नो, है ना। बट अभी के लिए यही है। अब एग्जाम फीस कितना है, फर्स्ट अटेम्प्ट है तो 5000 प्लस जीएसटी, और उसके बाद के जो अटेम्प्ट्स हैं, बाकी के अटेम्प्ट्स हैं, वहाँ पे 1300 पर अटेम्प्ट आपको विद जीएसटी देना पड़ता है। अब यहाँ पे पहला पेपर हमेशा की तरह एबीएम है 6 दिसंबर को, फिर बीएफएम है 12 दिसंबर को, एबीएफएम है 13 दिसंबर को, बीआरबीएल है 20 दिसंबर को, इलेक्टिव पेपर है 27 दिसंबर को। तो बीएफएम एबीएफएम के बीच में नो गैप। तो ये आपको चीज ध्यान रखनी है। ओके, आपको अब पेपर्स के बारे में समझें। ठीक है, तो एबीएम है, सिलेबस के बारे में आप समझ लेते हैं। ऑफिशियल अगर आप सिलेबस डाउनलोड करना चाहते हो तो आईबीएफ की वेबसाइट पे आपको डिटेल सिलेबस मिलेगा। तो सारे जो आपके सब्जेक्ट्स हैं वो 4-4 मॉड्यूल्स में डिवाइडेड हैं। एबीएम में 4 मॉड्यूल हैं, एबीसीडी, स्टैट्स, एचआरएम, क्रेडिट मैनेजमेंट, कंप्लायंस इन बैंक्स एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ये एबीएम है।
फिर आता है बीएफएम। बीएफएम सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स में से माना जाता है। 4 मॉड्यूल, इंटरनेशनल बैंकिंग, रिस्क मैनेजमेंट, ट्रेजरी मैनेजमेंट, बैलेंस शीट मैनेजमेंट। फिर आता है एबीएफएम। उतना डिफिकल्ट नहीं है बीएफएम जितना, लेकिन यहाँ पे आपको थोड़े बहुत न्यूमेरिकल यहाँ पे भी देखने को मिलते हैं। ए मॉड्यूल मैनेजमेंट प्रोसेस, बी एडवांस्ड कॉन्सेप्ट्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वैल्यूएशन, मर्जर्स एंड एक्विजिशन, इमर्जिंग बिजनेस सॉल्यूशंस। तो ये एबीएफएम है। उसके बाद बीआरबीएल है। 99% थ्योरेटिकल ही है और थ्योरी ही आप पढ़ लीजिए, लेकिन ये लीगल लैंग्वेज बहुत है। तो ABCD मॉड्यूल्स हैं, रेगुलेशन एंड कंप्लायंस, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स, लॉज एंड लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बैंकिंग ऑपरेशंस पार्ट ए, पार्ट बी, और कमर्शियल एंड अदर लॉज विद रेफरेंस टू बैंकिंग ऑपरेशंस। तो अगर आपको लॉ में इंटरेस्ट है तो ये आपको अच्छा लगेगा, बट देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू नीड टू रिमेंबर, a lot of percentages, a lot of numbers you need to remember for BRBL। ठीक है, अब किस सब्जेक्ट से आपको पहले करना चाहिए अगर आप बिगिनर हैं? एबीएम से आप स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि एक एंट्री है आपका कैब की दुनिया के अंदर। एक तो पहला पेपर भी एबीएम का होता है। फिर आप बैंकर्स हैं, स्टार्ट्स में यू विल बी कंफर्टेबल, जल्दी कंफर्टेबल आप हो जाएंगे। फिर बी मॉड्यूल एचआरएम है। एचआरएम जो होता है ना, वो आपको अगर आप एचआरएम इलेक्टिव चूज करते हैं वहां पे भी हेल्प करता है। ठीक है, तो ये उतना डिफिकल्ट नहीं है। बीएफएम से शुरू करोगे तो घबरा जाओगे कि हाँ ये क्या है। एबीएम आपको एक थोड़ा सा एंट्री दे देगा कि हाँ भाई इसमें थ्योरी भी है, इसमें न्यूमेरिकल भी है, आपको एक ब्रॉड आइडिया लग जाएगा। फिर बीएफएम पे आओ। बीएफएम आपको सेकंड नंबर पे करने को मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि इसको जितना डिले करते जाओगे फिर बीएफएम के लिए समय कम बचेगा, है ना। एबीएफएम बीआरबीएल आप थोड़ा सा जल्दी कर सकते हो, लेकिन बीएफएम को थोड़ा खुला टाइम चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप बीएफएम करिए, फिर आप एबीएफएम की तरफ आ सकते हैं। ठीक है, बीएफएम में आपको काफी सारे न्यूमेरिकल करने हैं, तो इसको बाद के लिए मत रखिएगा। देन यू गो फॉर एबीएफएम। ठीक है, अगर आप एबीएम बीएफएम करके जब एबीएफएम पे आते हैं ना, ये आपको इजी लगेगा। फिर बीआरबीएल जो है, इसमें क्या है, बहुत सारे लॉस, प्रोविजंस, रेगुलेशंस है, ये रिवीजन इंटेंसिव सब्जेक्ट है। ठीक है, फिर आप इलेक्टिव कर सकते हैं। इलेक्टिव ऐसा है, अगर आप इजी इलेक्टिव चूज करते हैं जैसे कि एचआरएम, वो तो एंड में भी कर सकते हो, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट चूज करते हो तो फिर आपको सारे सब्जेक्ट्स के साथ इलेक्टिव चला के रखना है। ठीक है, अब आप एग्जाम जो है आप ऐसे पढ़ाई कर सकते हो, एबीएम बीएफएम एबीएफएम बीआरबीएल। किसी को लगता है कि नहीं मेरे को तो बीएफएम इंटरेस्टिंग लगता है, मेरे को तो वो पहले करना है, कर लो। ये हमारी तरफ से एक सजेशन है सिर्फ आपको। लेकिन जब आप फाइनल रिविजन्स करने लगते हो, तो ये जो मैंने आपको डेट शीट बताई है ना, इसके हिसाब से एबीएम बीएफएम एबीएफएम बीआरबीएल इलेक्टिव, इस हिसाब से रिवीजन करना। जब आप पढ़ाई करो, वैसे तो मैंने आपको पढ़ाई का भी यही सीक्वेंस बताया, लेकिन अगर आप ऊपर नीचे कुछ करते हो, लेकिन रिविजन आपका हमेशा एग्जाम शेड्यूल के हिसाब से होना चाहिए, लर्निंग शेड्यूल के हिसाब से नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद कैब इलेक्टिव कौन सा चूज करें? देखो, जहां पे आपका इंटरेस्ट है ना कि फ्यूचर में मुझे इस प्रोफाइल में जाना है, आपको सर्कल ऑफिसर बनना है, तो लोग रिस्क मैनेजमेंट चूज कर लेते हैं कि इसका इंप्रेशन अच्छा जाता है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि मैं तो रूरल बैंक में हूँ, नाबार्ड में हूँ, तो रूरल बैंकिंग चूज कर सकते हो आप जिस एरिया में इंटरेस्टेड हो, या जो आपका बैकग्राउंड है, या जहां आप फ्यूचर में जाना चाहते हो, उसके बेसिस पे आपको चूज करना है। रिस्क मैनेजमेंट, अगर आपका बीएफएम स्ट्रांग है, जो कि डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, अगर बीएफएम स्ट्रांग है, रिस्क मैनेजमेंट की तरफ जा सकते हैं। इट्स द मोस्ट डिफिकल्ट इलेक्टिव। ठीक है, एचआरएम अगर आप उस फील्ड में जाना चाहते हैं, एबीएम के साथ ओवरलैप करता है, इजी है, इजीएस्ट चूज करना चाहते हैं एचआरएम। अगर आप आईटी से हैं, साइबर सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी उसमें इंटरेस्टेड है, देन यू कैन गो फॉर आईटी एंड डिजिटल बैंकिंग, नाबार्ड, रूरल बैंक्स, देन रूरल बैंकिंग। आरबीआई से हैं, सेंट्रल बैंकिंग वुड बी इजी फॉर यू। if you have no inclination towards any subject, आप बोलो कि मैम easiest बता दो, तो HRM is the most popular. The most difficult is risk management, but if you're preparing to go to RBI, काफी बैंकर्स आरबीआई के लिए प्रिपेयर करते हैं ग्रेड बी वगैरह के लिए, दे कैन गो फॉर सेंट्रल बैंकिंग। इफ यू आर थिंकिंग अबाउट गोइंग फॉर नबार्ड, रूरल बैंकिंग। ठीक है, तो इस तरीके से आप इलेक्टिव चूज करिए, देयर इज नो वन सोल्यूशन टू इट, बट इफ यू वांट द इजीएस्ट देन एचआरएम इज द ऑप्शन। अब कैब के लिए प्रिपरेशन के लिए कितना समय चाहिए? अब ना इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। आपका बैकग्राउंड क्या है, आपने पहले कैब के लिए नहीं प्रिपेयर किया, हम ये अज्यूम कर रहे हैं। आपको पढ़ाई छोड़े हुए कितने साल हो गए, आपको बैंक में कितने साल हो गए, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। लेकिन अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं तो कम से कम 6 मंथ्स आपको चाहिए। क्यों?
क्योंकि आप आईबीएफ की बुक से पढ़ेंगे। इफ यू आर गोइंग फॉर सेल्फ स्टडी, डू बाय द आईबीएफ बुक्स, वहीं से पेपर आता है, लेकिन उनको पढ़ने में टाइम चाहिए। ठीक है, उनके साथ फिर आपको अलग से टेस्ट सीरीज लेनी पड़ती है, उस सबको करने में टाइम जाता है कि 4 महीने 4.5 महीने तो आप सिर्फ सब्जेक्ट पढ़ोगे, 4.5 5 महीने, फिर आखिरी के महीने में रिवीजन करोगे, मॉक टेस्ट सॉल्व करोगे, तो 6 महीने का समय चाहिए। अगर आप एक कोर्स ढूंढ लेते हो, कोई क्रैश कोर्स, मास्टर कोर्स है जैसे एडुटैप का, तो 3 to 4 months, क्योंकि अब आपको सिर्फ उनकी तरफ से परोसा हुआ खा लेना है, कंज्यूम कर लेना है, इधर उधर भटकना नहीं है। अब सेल्फ स्टडी में क्या है, बुक्स पढ़ोगे, फिर आप टेस्ट सीरीज देखोगे, कुछ नहीं समझ आ रहा गूगल पे जाओगे। स्ट्रक्चर्ड कोर्स में है कि जो दिया है वो बस आपको कंज्यूम करना है, इसलिए लेस टाइम। ठीक है, अब हो सकता है कि किसी का बैकग्राउंड ऐसा हो कि वो सेल्फ स्टडी में भी 4 महीने में कर ले, तो दैट विल डिपेंड, बट ऑब्वियसली सेल्फ स्टडी में थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगता है कंपेयर टू अ कोर्स, क्योंकि सब कुछ आपको रेडीमेड सामने अवेलेबल है, बुक्स वगैरह कुछ नहीं खरीदनी, टेस्ट सीरीज कुछ नहीं खरीदनी, सब कुछ कोर्स में अवेलेबल है। तो जब आप प्रिपरेशन करें, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे फोकस करें, क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करें और रिवीजन को ना छोड़ें। पढ़ते गए, प्रैक्टिस नहीं किया, रिवाइज नहीं किया, सब साफ हो जाएगा पेपर तक। ठीक है, मॉक टेस्ट दो, 2 घंटे में बैठ के 100 क्वेश्चंस करने की प्रैक्टिस करो, और एक फाइनल रिवीजन करो एग्जाम से पहले। और डेट शीट याद रखो कि पेपर 2 और 3 के बीच में गैप नहीं है, इन चीजों को ध्यान में रखो। अब आपका फोकस ये नहीं होना चाहिए कि जल्दी 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 करके सिलेबस में कंप्लीट कर लूं। आपका ऐसा स्टडी प्लान होना चाहिए कि मेरे पास कम से कम 2 रिवीजन का टाइम हो। ठीक है, पहले पूरा पढ़ा, फिर छोटी रिवीजन, फिर एकदम एंड वाली रिवीजन, इतना तो समय होना ही चाहिए आपके पास। ठीक है, तो अभी हमारे पास कितना समय बचा है, दिसंबर में पेपर है, अगस्त आधा निकल गया, तो सितंबर अक्टूबर नवंबर 3.5 महीने हैं। तो अभी अगर कुछ नहीं पढ़ा ना तो कोर्स ले लो, पहले से पढ़ा हुआ है तो ठीक है, उसी से कंटिन्यू करते रहो जहां से पढ़ रहे हो। ओके, अब बेस्ट सोर्सेस क्या हैं? अगेन, आपको कहाँ स्टैंड कर रहे हो आप? अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हो, ठीक है, आपने सोचा कि मैम अभी तो हमने देना ही नहीं है पेपर, हम तो अगले साल देंगे, तो आईबीएफ की बुक्स से अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हो, आईबीएफ की बुक्स ही अल्टीमेट सोल्यूशन है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन और ऐसी बुक नहीं प्रोवाइड कर रही है जो 100% सोल्यूशन देती हो। आईबीएफ की बुक्स, आईबीएफ की तरफ से जो अपडेट्स नोटिस आते हैं उन पे आपको ध्यान रखना है। ठीक है, फिर आरबीआई की नोटिफिकेशन, आईबीएफ का विजन, आईबीएफ का बैंक क्वेस्ट करके ये जो डॉक्यूमेंट्स आते हैं ये आपको अपडेट्स में हेल्प करता है। तो बुक अपडेट्स के लिए ये सोर्सेस। अगर आप एक कोर्स परचेज करते हो तो उसमें सब कुछ होगा, उसमें नोट्स होंगे, रिवीजन, प्रैक्टिस, सब कुछ होगा। तो अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हो तो आईबीएफ की बुक्स प्लस जो आईबीएफ के आरबीआई की नोटिफिकेशन डायरेक्शंस है ये आपको पढ़ने हैं। ठीक है, और साथ में इसके आपको एक टेस्ट सीरीज लेनी पड़ेगी, क्योंकि आईबीएफ की बुक में अच्छे आपको क्वेश्चन ज़्यादा नहीं मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वगैरह नहीं मिलेंगे। या फिर एक सोर्स पे चले जाओ। अब मैंने यहाँ पे बेस्ट सोर्सेज में यूट्यूब, सोशल मीडिया नहीं ऐड किया, बिकॉज दे आर नॉट द बेस्ट सोर्सेज। दे आर गुड इनफ कि एंड में मैराथन देखना है, या आपको थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट क्लैरिटी करनी है ना, इन टच विद द सिलेबस रहना है, समझना है कि कैसा है क्या आपका पेपर। बट आप सोचो कि YouTube से 4 वीडियो देके पेपर क्लियर हो जाएगा, नहीं। सो आइदर यू गो फॉर द मेन आईबीएफ बुक्स और यू गो फॉर अ गुड स्ट्रक्चर्ड कोर्स। ये बीच का रास्ता आपको नहीं अपनाना है। ठीक है, अब ये सारे जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स है ना, इनकी प्रिपरेशन कैसे करनी है, डिवाइड एंड रूल करके। मैं हमेशा बोलती हूँ, एक बच्चा जिसने 100% सिलेबस कर लिया लेकिन रिवीजन नहीं किया, प्रैक्टिस नहीं किया, उसके चांसेस कम है। किसी ने 70 to 75% सिलेबस किया लेकिन रिवीजन और प्रैक्टिस किया, इसके ज़्यादा चांसेस हैं। तो डिवाइड एंड रूल आपको करना है, अपने जो पेपर्स हैं उनको डिवाइड करके देखो कि कौन से मॉड्यूल्स इंपॉर्टेंट हैं। अब आपको ना हमने कैसे डिवाइड करके दिया है कि क्रिटिकल, असेंशियल और एडिशनल। क्रिटिकल वो मॉड्यूल है जो आप छोड़ के जा ही नहीं सकते हो, सबसे पहले इसको करना है, सेकंड नंबर पे असेंशियल मॉड्यूल को करना है, और सबसे कम टाइम देना है एडिशनल मॉड्यूल को। छोड़ने को नहीं बोल रही हूँ, टाइम कैसे देना है, टाइम ऐसे बढ़ता जाएगा, ऐसे घटता जाएगा। तो अगर हम एबीएम की बात करें तो बी और ए मॉड्यूल इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा, फिर आता है सी मॉड्यूल। ठीक है, सेकंड नंबर की इंपॉर्टेंस पे, फिर सबसे कम समय इसको देना है।
ठीक है, तो ये तो आपको बहुत अच्छे से करने होते हैं क्रिटिकल असेंशियल, इसको थोड़ा सा कम समय देना है, छोड़ना नहीं है। अब ना हम आपको ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की भी लिस्ट दे रहे हैं कि कौन से मॉड्यूल में से कौन से टॉपिक्स हैं फॉर एवरी सब्जेक्ट जो आपको पढ़ के ही जाने हैं। तो आप स्क्रीनशॉट्स भी ले सकते हो, बट हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो ये आपके सारे टॉपिक्स हैं जो आप छोड़ के नहीं जा सकते हो एबीएम के। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट्स लेना चाहो आप ले सकते हो, या फिर टेलीग्राम से डाउनलोड कर लोगे। बीएफएम में ए और बी मॉड्यूल सबसे इंपॉर्टेंट है, फिर सेकंड नंबर की इंपॉर्टेंस पे डी मॉड्यूल, फिर थर्ड नंबर पे सी मॉड्यूल। लेकिन अगेन छोड़ना नहीं है, बस हाँ ए बी को सबसे ज़्यादा टाइम दो, डी को थोड़ा सा कम और सी को सबसे कम आपको टाइम देना है। अगेन इसमें भी जो क्रिटिकल टॉपिक्स हैं ये सारा लिस्ट अवेलेबल है आपके सामने जो आपको पढ़ के ही जाने हैं। आई कांट स्पीक ईच एंड एवरी टॉपिक, बट दीज आर द वंस जो आप जो है देख सकते हैं कि जो आपको पढ़ के जाने हैं। ए बी एफ एम सी और डी मॉड्यूल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर बी, फिर ए। तो टाइम आपका ऐसे डिवोट होगा, बढ़ता जाएगा। इसमें भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो लिस्ट है आपके सामने है। ए मॉड्यूल तो बहुत ही ईजी है इस सब्जेक्ट का, बहुत ही ज़्यादा ईजी है। इट्स एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। अगर आप अच्छे से इसको पढ़ते हैं तो सारे ही सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग लगेंगे। अगर समझेंगे, रट्टा मारना फिर तो सारे ही डिफिकल्ट हैं। बीआरबीएल में 70% पेपर सी और डी मॉड्यूल से आता है, लेकिन 30% इनमें से आ रहा है। लेकिन ये सिर्फ 14 चैप्टर ही तो हैं बी और ए के मिला के, तो छोड़ना कोई नहीं है, बस सी और डी को ज़्यादा टाइम देना है। इसके भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं, जो बिल्कुल भी छोड़ नहीं सकते हो, ये आपके सामने सारी लिस्ट है। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से कर लेना। अब इलेक्टिव पेपर के लिए कैसे प्रिपेयर करना है? पहली बात तो इलेक्टिव ना जल्दी चूज कर लो कि मेरे को ये लेना है। कोई डायरेक्शन नहीं है तो एचआरएम, बाकी अपने बैकग्राउंड और अपने इंटरेस्ट के हिसाब से चूज कर लेना। ठीक है, समझ लो मॉड्यूल्स कितने हैं। जैसे एचआरएम जो इलेक्टिव है ना, उसमें 5 मॉड्यूल्स हैं, 4 नहीं 5 हैं। तो समझ लो और देख लो किसके साथ ओवरलैप कर रहा है। जैसे एचआरएम आपका एबीएम के साथ ओवरलैप करता है, रिस्क मैनेजमेंट बीएफएम के साथ ओवरलैप करता है। ये सारी चीजें पहले ही समझ लो। ठीक है, और बेस्ट ये रहता है कि अगर तो एचआरएम जैसा इजी आपका है तो एंड में कर लो, लेकिन अगर कोई और चारों में से इलेक्टिव चूज करते हो साथ में चला के रखो कि सुबह एबीएम पढ़ रहे हो, है ना, मंडे टू आप फ्राइडे, लेकिन सैटरडे संडे को 2-2 घंटे इलेक्टिव के लिए निकाल लो। तो हर वीकेंड पे इलेक्टिव चलाते चलो साथ में। ठीक है, अपने रिवीजन नोट्स बनाओ अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो। ठीक है, कोई ऐसा इलेक्टिव चूज किए जहां पे करंट डेवलपमेंट्स इंपॉर्टेंट है तो उसका ध्यान रखो। जैसे कि रूरल बैंकिंग में, सेंट्रल बैंकिंग में अपडेट्स आपको पता होने चाहिए। ठीक है, और आप एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, इलेक्टिव को इग्नोर मत करो। लोग क्या करते हैं, सिर्फ चारों कंपलसरी पेपर पे जोर दे के रखते हैं, इलेक्टिव को भूल जाते हैं। एंड में याद आता है कि इलेक्टिव भी तो करना है, या रजिस्टर करते हुए कोई भी रैंडम इलेक्टिव चूज कर लेते हैं, तो वो गलती मत करो। सबसे पहला इंपॉर्टेंट स्टेप तो यही है कि भाई इलेक्टिव चूज समय पे कर लो, ये चीज आपको करनी है। ठीक है, और प्रैक्टिस करो और चला के रखो साथ में, साइड बाय साइड, उसको इग्नोर मत करो। ये मत सोचो कि मेरे 4 सब्जेक्ट हैं, 5 सब्जेक्ट अगर क्वालिफाई करते हो तो जाके सीआईबी एग्जाम आप क्वालिफाई कर पाते हो। अब आपका स्टडी प्लान क्या होना चाहिए, तो मैं एक आपको रफ आइडिया दे सकती हूँ। ठीक है, कि मान लो वीक 1 से 3 में एबीएम कर लिया, सारे मॉड्यूल्स की एक रीडिंग कर ली। ठीक है, जो न्यूमेरिकल्स हैं उनकी शीट बना ली, उनको प्रैक्टिस कर लिया, और अपने रिवीजन नोट्स बना लिए अगर आप खुद से स्टडी कर रहे हो। अगर कोई कोर्स लेते हो ऑब्वियसली वहां पे आपको उनको फॉलो करना है। उसके बाद फिर बीएफएम करिए। बीएफएम में भी 3 हफ्ते कम से कम, ज्यादा भी लग सकते हैं। ठीक है, तो इसमें भी आप न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करो, फॉर्मूला शीट अलग से बनाओ, जो चीजें डिफिकल्ट लगती है उनको मार्क करके रखो कि दोबारा आके फिर से पढ़ना है इनको। फिर अपना एबीएफएम करो, अगेन फॉर्मूला शीट बनाओ, यहाँ पे केस स्टडीज वगैरह पूछे जाते हैं उन पे ध्यान दो। ठीक है, कॉन्सेप्ट से फोकस करो। अगेन फिर बीआरबीएल पे आ जाओ। बीआरबीएल को आप 2 हफ्ते दे सकते हो, अगर इनको इनको ज्यादा टाइम लग रहा है 3 हफ्ते 3 हफ्ते। और यहाँ पे जो है आप बीआरबीएल को थोड़ा कम समय दे सकते हो कंपेयर टू अदर सब्जेक्ट्स। ऐसा नहीं कि ये छोटा सब्जेक्ट है, लेकिन वहां पे यहाँ पे न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करने की वो जद्दोजहद नहीं करनी पड़ती है आपको बाकी सब्जेक्ट से। बीएफएम में बहुत करना पड़ता है प्रैक्टिस, एबीएम में स्टैट्स अगर आपका वीक है तो वहां प्रैक्टिस करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ना ये नोट करके रखो कि नंबर कौन कौन से मेरे को याद रखने, एक्ट्स मेरे को कौन कौन से याद रखने हैं। तो आप जो है पहले कोशिश करो कि 12 हफ्ते में एक रीडिंग ले लो सारे सब्जेक्ट्स की, एक बार आइडिया ले लो कहाँ पे क्या है। फिर इलेक्टिव पेपर करो। ठीक है, इलेक्टिव पेपर एक तो आपका अगर इजी है
ठीक है, फिर इलेक्टिव पेपर आओ, उसमें पहले तो देख लो कौन सा इलेक्टिव पेपर करना है, उसके हाई वेटेज कॉन्सेप्ट्स आप पहले कवर करके रख लो, एक एक डेढ़ हफ्ता लगा के जो आपके इंपॉर्टेंट चीजें हैं इलेक्टिव की वो कवर कर लो, और आप देख लो कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, फिर आपने एक रीडिंग तो ले ली सबकी, आपको लगभग लगा लो 12 से 16 हफ्ते आपको लगेंगे, मतलब 3 से 4 महीने अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो आपको लगेंगे सिर्फ सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने में। फिर आप करोगे रिवीजन 12 वीक्स। 12 वीक्स का मतलब क्या हुआ, 3 मंथ्स में आपका एक बार सिलेबस कवर होगा, या 16 वीक्स यानी कि 4 महीने में, तो 3 से 4 महीने में सारे एक बार आप कवर कर लोगे। ठीक है, उसके बाद फिर आप रिवीजन करनी शुरू करोगे, फॉर्मूलाज लॉज कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करोगे, जो वीक है जो छूट गया उसको रिवाइज करोगे। ठीक है, फिर उसके बाद आप आओगे चैप्टर वाइज, आप क्वेश्चंस करो, वीक एरियाज पे फोकस करते जाओ, और एंड में आप फुल लेंथ मॉक टेस्ट करो और रिविजन्स करो। ठीक है, और एंड में आपकी एक फाइनल रिवीजन होनी चाहिए। अब ये तो है कि 16 वीक्स है, मैंने यहाँ पे 16 वीक्स बोला है, लेकिन इट कैन इजीली स्ट्रेच टू 20 to 24 वीक्स। जिनकी ऑलरेडी थोड़ी नॉलेज है मे बी वो ये वाला प्लान से 16 वीक्स में कर पाएंगे, लेकिन आप ये मत सोचो कि एग्जैक्टली मेरे को 16 वीक्स में करना है, लेकिन हाँ ये सीक्वेंस आप फॉलो कर सकते हो कि एबीएम किया, बीएफएम किया, एबीएफएम किया, बीआरबीएल किया, इलेक्टिव किया, फिर रिवीजन करी, फिर मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करे, फिर फुल लेंथ मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करे, सेकेंड रिवीजन करी, फिर फाइनल रिवीजन करी। टाइम वेरी कर सकता है आपके बैकग्राउंड के हिसाब से, हो सकता है किसी के 16 हफ्ते में हो जाए, हो सकता है किसी का 24 हफ्ते में हो जाए। ठीक है, प्रैक्टिकल तो है कि सेल्फ स्टडी करो तो 6 महीने लग जाएंगे, कोर्स लेते हो तो उनके हिसाब से आपको चलना है। ठीक है, अब कभी भी एक सब्जेक्ट को अबैंडन नहीं कर देना कि मैंने एबीएम पढ़ लिया मुझे तो अच्छे से आ गया अब भूल जाओ इसको, नहीं, बीच बीच में आके रिविजन्स करते रहो। एबीएम किया, फिर बीएफएम करते करते बीच में किसी किसी दिन एबीएम की रिवीजन कर ली, फिर बीएफएम एबीएम कंप्लीट हो गया, आपने एबीएफएम शुरू कर लिया, तो इसको पढ़ते पढ़ते इनको भी बीच बीच में देखते रहो। जब ये 3 हो गए, बीआरबीएल कर रहे हो तो फिर इन तीनों को भी बीच में देखते रहो, किसी को अबैंडन मत करो। तो पढ़ो, प्रैक्टिस करो, रिवाइज करो, फुल लेंथ मॉक टेस्ट दो, एनालाइज करो कि मैं क्या गलतियां कर रहा हूं, और फिर ये पूरा साइकिल रिपीट करते जाओ। कोशिश करो कि 2 रिविजन्स करने का आपके पास टाइम हो। ठीक है, अब जब आपको रिवीजन करनी है ना, 3 रिवीजन सिस्टम तो बिल्कुल फुल प्रूफ होता है कि आपने हर मॉड्यूल को कंप्लीट करने के बाद उसको रिवाइज किया। ठीक है, हर पेपर को कंप्लीट करने के बाद उसको रिवाइज किया, फिर एग्जाम से पहले सब कुछ रिवाइज किया। मैंने बीएफएम का मॉड्यूल ए किया, उसको रिवाइज कर लिया, मैंने बीएफएम कंप्लीट कर लिया, मैंने पूरा बीएफएम रिवाइज कर लिया, मैंने सारे पेपर कर लिए, मैंने सबको रिवाइज कर लिया। ये आपका 3 रिवीजन सिस्टम होना चाहिए। ठीक है, मॉड्यूल पढ़ा, रिवाइज कर लो, पूरा सब्जेक्ट पढ़ा, रिवाइज कर लो, सारे सब्जेक्ट्स पढ़ लिए, रिवाइज कर लो। ठीक है, फिर हर चैप्टर के एमसीक्यू सॉल्व करो, पीवाईक्यू सॉल्व करो, समझो कि क्या क्या बार बार पूछा जा रहा है। फुल लेंथ मॉक टेस्ट करो कि 2 घंटे में टिक के एकदम डिजिटल फॉर्मेट में 100 क्वेश्चन सॉल्व करो, और हर रॉन्ग आंसर को एनालाइज करो, राइट को भी एनालाइज करो कि तुक्के से तो नहीं सही हो गया, या मैं मेरे अटेम्प्ट करने में मेरे गैप्स आ रहे हैं पढ़ाई में, वो इशू है, या मैं केयरलेस मिस्टेक्स कर रहा हूं, या मैंने कुछ छोड़ दिया है। ये आपको एनालाइज करना है, तभी मॉक टेस्ट करने का, पीवाईक्यूज करने का फायदा होगा। और कुछ मिस्टेक्स अवॉइड करनी है, सबसे पहली इलेक्टिव को इग्नोर करना। अरे इलेक्टिव नहीं होगा, कहने को इलेक्टिव है, पेपर तो 5 ही क्वालिफाई करने हैं ना, इलेक्टिव को इग्नोर नहीं करना है। एक ही सब्जेक्ट पढ़ते जाओ कि बीएफएम बोल दिया मैडम ने डिफिकल्ट है, बीएफएम पढ़े जा रहे हैं, बाकी सब इग्नोर कर दिया। बैलेंस बना के चलो। मॉक टेस्ट ना अटेम्प्ट करना बहुत बड़ी गलती है, सब पढ़ लिया लेकिन 2 घंटे में 100 क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रैक्टिस ही नहीं है, टाइम मैनेजमेंट ही नहीं है। पीवाईक्यूज ना देखना बहुत बड़ी गलती है। समझोगे कैसे कि क्या पूछा जा रहा है, मैंने डेरिवेटिव पढ़ लिया, क्या पूछ रहे हैं डेरिवेटिव से, न्यूमेरिकल पूछ रहे हैं, केस स्टडी पूछ रहे हैं, मल्टी स्टेटमेंट पूछ रहे हैं, सिंगल स्टेटमेंट पूछ रहे हैं, वो पीवाईक्यू से समझ आएगा। तो ये गलतियां बिल्कुल नहीं करनी है आपको। ठीक है, तो अभी देखो, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, अगर आपने पहले से पढ़ाई कर रहे हो, जिस भी सोर्स से कर रहे हो, ग्रेट, सेल्फ स्टडी कर रहे हो 6 महीने, लेकिन इस पॉइंट पे अगर आप सोच रहे हो कि बिल्कुल मैं स्क्रैच से सारी किताबें पढ़ लूँ, 5 किताबें, 4 फॉर कंपल्सरी, 1 फॉर इलेक्टिव,
और फिर अलग से टेस्ट सीरीज भी अटेम्प्ट कर लूँ तो थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो इस टाइम पे अगर आप एक स्ट्रक्चर सोर्स के थ्रू प्रिपेयर करना चाहते हैं, आप एडुटैप की वेबसाइट पे जा सकते हैं। कोर्सेज में, सीआईबी कोर्सेज में आपको सारे सब्जेक्ट्स का मास्टर कोर्स मिलेगा, जिसमें डिटेल्ड रिकॉर्डिंग्स हैं, नोट्स हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, मॉक टेस्ट भी हैं, और इंडिविजुअल सब्जेक्ट के भी मास्टर कोर्स अवेलेबल है, प्लस टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। अगर पढ़ लिया है कहीं से, सिर्फ प्रैक्टिस करना है, तो टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, जिसमें पीवाईक्यूज, चैप्टर वाइज क्विज और फुल लेंथ मॉक टेस्ट अवेलेबल है। अब इस टाइम पे एनरोलमेंट का फायदा ये है कि आज आपका फ्रीडम 80 सेल, आज तक आपका फ्रीडम 80 जो है इंडिपेंडेंस डे सेल लगा हुआ है। तो एनरोलमेंट के टाइम पे आप कोड यूज करो फ्रीडम 80 और आपको 80% ऑफ मिलेगा। तो 10th टू 12th अगस्त के बीच में ये आपका सेल चल रहा है, इंडिपेंडेंस डे सेल है। तो चाहे आप मास्टर कोर्स में एनरोल करते हैं, चाहे टेस्ट सीरीज में एनरोल करते हैं, ये आपको हेल्प करेगा, ठीक है, टू गेट द कोर्स एट अ नॉमिनल प्राइस। तो आई होप दिस इन्फॉर्मेशन इज हेल्पफुल फॉर यू। बाकी कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो, या फिर आप मेल कर सकते हो hello@edutap.co.in, या फिर ये नंबर पे भी आप हमें कॉल कर सकते हैं 8146207241 पे। तो आई होप दिस इन्फॉर्मेशन was हेल्पफुल। गुड लक।